मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा, एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर। सो जैसे मैं कह रहा था कि आप लोगों की सहायता से बहुत लोगों तक जो है फाइनेंस की नॉलेज पहुँच रही है एज़ इंडिया इज़ नॉट अ वेरी फाइनेंशियल लिटरेट कंट्री एंड डेफ़िनेटली हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकती है, वी वुड लाइक टू डू दैट। सो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता रहा था दैट आई वर्क इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। I am working in this field from last 6 years and मैंने लगभग 1500 से ज़्यादा वेबिनार, ट्रेनिंग्स एंड ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए हैं, जहाँ पर मैं खुद 40,000 से ज़्यादा ऑडियंस तक टच हुआ हूँ। इसके अलावा पर्सनली वन ऑन वन इन पर्सन भी आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री एंड आई डू seminars for investor awareness, I do seminars for distributors, I do seminars and various trainings. So I have covered more than 45 locations all across the country, including Punjab, including UP, including Rajasthan, including Maharashtra. सबसे ज़्यादा काम मैंने महाराष्ट्र एंड गोवा में किया है। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई हैव डन डबल मास्टर्स। उसके अलावा मैंने रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन किया है। सो दैट इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। जो कमिंग अबाउट द टॉपिक टुडे, सो जैसे कि अभी बता रहे थे दैट वी विल बी कवरिंग अ लिटिल बिट ऑन टॉपिक्स जो आपके अ, जो ऑडियंसेस है उनके लिए बहुत ही रेलेवेंट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे, उनको फाइनेंशियली अवेयर कर पाएँगे, उनको आप सहायता कर पाएँगे, सॉल्यूशंस दे पाएँगे। म्यूचुअल फंड इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशंस, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। सिंस यू ऑल हैव अ फेयर आइडिया म्यूचुअल फंड का, आपको बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ें पता है, तो हम उतना बेसिक्स पे नहीं जाएँगे, बट हम लोग उससे थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टर बिहेवियर, कौन-सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सताती है एंड उसको हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, कौन-सी चीज़ों से, कौन से फीचर्स से, कौन से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट से हम हेल्प कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई कि हम लोग कन्फ्यूज़ कम हो, क्लैरिटी ज़्यादा मिले हमें एंड दैट इज़ द टुडेज़ प्रेज़ेंटेशन ऑल अबाउट। सो शुरू के लगभग 40-45 मिनट्स जो है मैं आपको अपना प्रेज़ेंटेशन समझाऊँगा, अलग-अलग चीज़ें बताऊँगा एंड डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे सवाल होंगे उस चीज़ पे। सो आप मुझे चैट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं या टुवर्ड्स द एंड आप अनम्यूट करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द फ्लो ऑफ प्रेज़ेंटेशंस विल बी। इस बीच में अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर नोटिफ़ाई कीजिएगा। मेरी कोशिश पूरी है, माइक इज़ नियर and you all can hear everything that I'm saying. So I'll share the screen. Okay. So as you can see, this presentation is all about investment opportunities that we have today. एक चार्ट है इक्विटी का जो हम लोग काफ़ी बार देखते हैं एंड आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सेंसेक्स की जर्नी रही है। सेंसेक्स इज़ द प्राइमरी इंडेक्स दैट वी ऑल नो। हम लोग जभी भी न्यूज़ ओपन करते हैं तो सेंसेक्स की बहुत बातें चलती रहती है, ये गिर गया, ये बढ़ गया, ये सारी चीज़ें होती रहती है एवरी डे बेसिस पे। नाउ अगेन मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ, इक्विटी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। बट अगर आप सेंसेक्स की जर्नी देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस होगी कि इसमें बहुत सारे क्राइसिस आए हैं। देयर हैज़ बीन मल्टीपल असैसिनेशंस, बहुत सारी सरकारें बदली हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी हुए हैं इन दिस एंटायर जर्नी। बट द क्रक्स इज़ दैट वी हैव सीन सेंसेक्स गोइंग अप एंड अबव। हमने कभी भी इसे थमते हुए, रुकते हुए नहीं देखा। हमने ये देखा कि जो भी प्रॉब्लम आते हैं, क्राइसिस आते हैं, कुछ भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक होता है, उसके बावजूद सेंसेक्स जो है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाता है। जैसे कि आपके सामने ये चार्ट है। अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में डिवाइड करूँ, तो आपको दिखेगा कि एवरी ईयर किस तरीके से सेंसेक्स में रिटर्न्स बने हैं। ये कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का डेटा है एंड आप यहाँ पर नोटिस करेंगे दैट ऐसे भी कुछ साल रहे हैं जहाँ पर ये नेगेटिव था, ऐसे भी कुछ साल रहे हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव था। तो अगर मैं इसे पूरा समराइज़ करूँ तो मुझे पता चलेगा दैट 67% ऑफ द टाइम्स ये पॉजिटिव एंड हुआ है इन अ कैलेंडर ईयर।
व्हेन आई से कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर तक का डेटा है। 67% ऑफ द टाइम्स इट हैज एंडेड पॉजिटिव, 33% ऑफ द टाइम्स इट हैज एंडेड इन अ नेगेटिव। अगर मैं सिर्फ एक ही साल इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा रिटर्न्स पॉजिटिव होने के चांसेस लगभग 67% के आसपास है इन द लास्ट 42-43 ईयर्स। तो इससे मुझे क्या पता चल सकता है? इससे मुझे इतना पता चलता है दैट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेंसेक्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में एंड हुआ है। दूसरी चीज, अगर 1980 से मैंने सेंसेक्स में जो इन्वेस्ट किया है, अगर आज तक मैंने उसे One नहीं निकाला होता, one thing, Mr. Bhavesh, I think the audio is not working for some people, uh, then I but think they we are will have to reconnect because because we are able to hear you properly. हाँ हाँ, तो Arindam, I आप think, yeah, I think I am able to also hear him clearly. I think this is that particular side problem, I think. So if something needs to be done, Amrava, just do a housekeeping, because these are good information. People should not be missing out. एब्सोल्युटली दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है? सो आप चैट बॉक्स पे आई थिंक टाइप कर देंगे तो उनको आवाज, उनको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ इशू है तो रिकनेक्ट करने का ट्राई करें। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। एंड बाय द वे, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दैट वी हैव गॉट रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन टुडे अराउंड 139 पीपल, सो गुड गोइंग टीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड प्लीज कंटिन्यू प्लीज। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक आई वाज सेइंग कि अगर मैंने 1980 से कंटिन्यू किया होता इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, तो आज जो मेरा 100 का इंडेक्स है सेंसेक्स का, वो क्लोज टू 65,000 के आसपास करंटली चल रहा है। एज ऑन 31st अक्टूबर ये 63,800 के आसपास था। द रिटर्न्स दैट आई हैव गॉट कंपाउंडेड अगर मैं देखूं एनुअलाइज्ड, तो इट इज 15.6% विदाउट द डिविडेंड जो मुझे इतने सालों में रिसीव हुआ है। तो अगर मैं डिविडेंड यील्ड भी ऐड कर दूं जो कि लगभग 1.5% के आसपास होगा, तो आप क्लोज टू 17% कंपाउंडेड रिटर्न्स आपने एंजॉय किया होगा इन अ मोर देन 40 इयर्स स्पैन, इन स्पाइट ऑफ असैसिनेशन। अभी इस बीच में 84 में एक असैसिनेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर का, 91 में एक असैसिनेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर का, 1999 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ इंडिया का, देयर वर टेररिस्ट अटैक्स इन बिटवीन, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए 2008 में, इसके अलावा 2000 में डॉट कॉम बबल क्राइसिस हुआ, 2020 में कोविड आया, कमोडिटी क्रैश आया, चाइना स्लो डाउन हुआ 2015 में। तो बहुत सारे क्राइसिस हुए, स्कैम्स हुए, अनगिनत चीजें हुई है इन सालों में। उसके बावजूद हमने देखा दैट देयर इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्लोज टू 17% इन सेंसेक्स, जो हमारे टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज का मुझे एक ओवरव्यू देता है। तो मैं अभी पूरा 500 कंपनीज के बारे में भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ टॉप 30 की बात करूं तो इतना इंप्रेसिव रहा है ये जर्नी। इसी बीच में अगर मैंने इक्विटी के बदले अगर एक कोई और एसेट क्लास सिलेक्ट किया होता, जैसे कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज गोल्ड। आप सबको ये पता ही होगा, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो गोल्ड में बहुत विश्वास रखते होंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा करते होंगे। तो गोल्ड को एक इंटरनेशनल एसेट क्लास माना जाता है। एंड इसका अगर मैं डॉलर में तुलना करूं तो गोल्ड में 2006 से 2012 के बीच में एक बहुत ही सुपर्ब रैली आई थी, बहुत अच्छे रिटर्न्स बने थे, क्लोज टू 15% से कंपाउंड कर रहा था ये एवरी ईयर। लेकिन फिर 2012 से लेकर 2018 के बीच में फॉर अ 6 ईयर पीरियड गोल्ड के रिटर्न्स नेगेटिव थे। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड है सेफ ही होगा, हमेशा रिटर्न देगा, मिक्स मैच है, कभी बहुत अच्छा करता है, कभी बहुत खराब भी कर सकता है। गोल्ड एक फिजिकल एसेट क्लास भी है, इसीलिए इसका जो साइकिल है ये लंबा रहता है। इक्विटी का साइकिल यूजुअली 3 to 5 ईयर्स में चेंज होता रहता है, डेट का साइकिल भी ऑन एन एवरेज 3 to 5 ईयर्स में चेंज होता है। बट जब रियल एस्टेट और गोल्ड की बात होती है तो इनके साइकिल्स लंबे होते हैं बिकॉज ये फिजिकल एसेट क्लास है। सो क्लोज टू 10, 12, समटाइम्स 15 ईयर्स का साइकिल होता है जहां पर ये बढ़ता है, कंसोलिडेट होता है, उसके बाद में फॉल भी आता है। सो करेंटली अगर मैं गोल्ड के प्राइसेस आपको बताऊं इन इंटरनेशनल डॉलर्स, सो जो इसका पीक था इन 2011 दैट वाज क्लोज टू $2,000 पर ऑन्स, एंड अभी ये 2000 क्रॉस किया है, लगभग 2065 के आसपास ट्रेड हो रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 12 इयर्स। तो 12 साल का लंबा समय था जहां पर ये पहले गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ, अब यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ है। तो क्या गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? डेफिनेटली गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना गोल्ड में डालना है। बहुत ज्यादा डालूंगा तो भी एक अलग रिस्क होगा, बहुत कम डालूंगा
तो मुझे शायद उतना डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं होगा, या गोल्ड में जो रिटर्न्स बन रहे हैं या बनने वाले हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बिकॉज़ इन इंडिया 180 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकिंग डिपॉज़िट्स में ऑलरेडी जमा है, जिसे अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कंपेयर करूँ, तो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इक्विटी, डेट सारी चीज़ें मिला के आज 45 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे 180 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंटायर इंडस्ट्री, ऑल द एसेट क्लासेस एंड सिर्फ बैंक डिपॉज़िट्स इनटू एफडी, सेविंग्स अकाउंट। तो डेट में ऑलरेडी हम लोग ओवर इन्वेस्टेड है, हमें बाकी एसेट क्लासेस में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। सो एक टिपिकली एक इन्वेस्टर इस साइकिल से गो थ्रू करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीड एंड फियर साइकिल। हम लोग इन्वेस्टर बिहेवियर की यहाँ पर बात इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज़ आई थिंक इन्वेस्टर बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है, अगर मुझे किसी इन्वेस्टर को समझाना हो तो। यूजुअली कोई नए इन्वेस्टमेंट में जब एंट्री करता है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म अराउंड। बहुत पॉजिटिव रहते हैं हम लोग कि हाँ, यहाँ पर तो अच्छे पैसे बनेंगे, एक्साइटमेंट रहती है, एंड अगर वहाँ से रैली हुई, प्राइसेस बढ़ने लगे, रिटर्न्स दिखने लगे, तो वो एक्साइटमेंट थ्रिल में कंटिन्यू होता है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर जगह मुझे रिटर्न मिलेगा, जिसे हम कहते हैं यूफ़ोरिया। यहाँ पर आप दिमाग से नहीं सोचते, यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, एंड आपको ऐसा लगता है दुनिया में कोई रिस्क नहीं है। जिससे कहते हैं ना, एक मीम है, आई थिंक आप लोगों को कनेक्ट होगा, "अपुन ही भगवान है" वाला। जहाँ पर इन्वेस्टर स्टार्ट्स फीलिंग दैट उनको सब पता है एंड उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द यूफ़ोरिया रेंज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीड होता है। उसके बाद इफ देयर इज़ अ फॉल, देन यूफ़ोरिया से एंग्ज़ायटी शुरू होती है। देन कम्स अ डिनायल फेज़, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टेम्परेरी इन नेचर है, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा सारी चीज़ें। जैसे-जैसे डिनायल से और गिरावट आती है, तो डर लगने लगता है कि अरे अब क्या होगा? फिर आप डेस्परेट होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंड पैनिक में क्या होता है, हम यूजुअली बेच के सब निकल ही जाते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल ग्रीड एंड फियर साइकिल जो हम देखते हैं, एंड ये कंटिन्यू होता रहता है। पैनिक के बाद हम एकदम बॉटम हिट करेंगे, फिर धीरे वापस से जब रैली स्टार्ट होगी, तो वी विल अगेन स्टार्ट विथ थोड़ी उम्मीद बढ़ेगी, थोड़ा रिलीफ आएगा, ऑप्टिमिज्म आएगा, एंड एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होगी। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर सीइंग हियर इज़ कि इन्वेस्टर्स जो है, लॉजिक के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, बट इमोशंस से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सही रहेगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने कहा कि हम आज यहाँ पर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया दैट ग्रीड एंड फियर का साइकिल इज़ अ प्रॉब्लम। इन्वेस्टर अपने बिहेवियर पे काबू नहीं कर पाते, इन्वेस्टर लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, कैलकुलेशन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को जानना है कि कब सस्ता मार्केट है, कब एक्सपेंसिव एक महँगा मार्केट है, कब मुझे इक्विटी में एंटर करना चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए। क्या मैं सही दाम पे खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ? क्या मैं रैली मिस कर दूँगा अगर मैं आज इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो? क्या मुझे अभी प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए अगर यहाँ पर मार्केट महँगा लग रहा है और चीज़ें गिरने वाली है तो? इतने सारे सवाल ऑन एन एवरेज हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहते हैं। एंड हमें उन्हें जागरूक भी करना है, हमें उन्हें इक्विप भी करना है विद द नॉलेज कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो यूजुअली एसेट एलोकेशन इज़ द आंसर फॉर ऑल these क्वेश्चंस, कि आपको अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। थोड़ा इक्विटी में होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा डेट में होना चाहिए। इस तरीके से आपको डिवाइड करना ज़रूरी है। लेकिन किसमें कितना इन्वेस्ट करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, कि क्या मुझे इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या डेट में या गोल्ड में, कब करना चाहिए? प्लस अगर मैं खुद से मैनेज करूँ, अगर ये मुझे मेरे पास नॉलेज भी है लेकिन मैं खुद से मैनेज करने की कोशिश करूँ, तो मैं कितना फ्रीक्वेंटली इसे कर पाऊँगा? क्या मैं एवरीडे के काम के हिसाब से क्या मैं इसे एवरीडे मैनेज कर सकता हूँ? या फिर क्या इसके अंदर ऑपरेशनली बहुत ही ईज़ी है? प्लस जितनी बार आप एंट्री और एग्ज़िट करेंगे, आपको टैक्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है दैट एवरी टाइम आप एंट्री करें, फिर वहाँ से प्रॉफ़िट में एग्ज़िट करें,
तो आपको टैक्स लगता रहेगा। तो ये सारे जो है एक चैलेंजेस है, एक प्रॉब्लम्स है जो इन्वेस्टर फेस करता है। सो हमारे पास क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रैटेजी निकाली जहाँ पर अगर आप इक्विटी का वैल्यूएशन जो वैल्यू है, अगर वो सस्ता होता है, तो आप इक्विटी ज़्यादा खरीद सकते हैं और अगर इक्विटी का वैल्यूएशन महँगा होता है, तो आप उसे प्रॉफ़िट बुक करके वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि ये हमें समझ में कैसे आएगा कि इक्विटी आज महँगी हो गई है या इक्विटी आज सस्ती हो गई है? तो डेफ़िनेटली देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारे रेशियोज़ अवेलेबल है आज मार्केट में। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जिसे हम बुफेज़ इंडिकेटर भी कहते हैं, वॉरेन बफे का इंडिकेटर है ये। देन देयर इज़ यील्ड गैप मॉडल जो मुझे रिलेटिव वैल्यूएशन बताता है इक्विटी और डेट के बीच में। तो मेरे पास रेशियोज़ तो बहुत सारे हैं जिसे मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ एंड उसके बाद में मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आज मार्केट का वैल्यूएशंस कैसा है, इक्विटी में ज़्यादा पैसे डालने चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए और आपके लिए शायद से इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझ जाएँगे, एक बार आपको समझा दिया जाएगा तो या काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता होगी। लेकिन एक इन्वेस्टर को ये समझाना, उसे इसे फ़ॉलो अप कर पाना थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई देयर इज़ अ वैल्यूएशन इंडेक्स। हमने क्या किया, ये सब रेशियोज़ को कंबाइन कर दिए एंड एक वैल्यूएशन इंडेक्स बनाया, कलरफुल चार्ट बना दिया, जिससे कि हर इन्वेस्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ सकता है। मैं आपको समझाता हूँ एंड देन आपको पता चलेगा ये कितना आसान है। सो यहाँ पर आप देखेंगे 18 साल का डेटा है 2005 से 2023 का एंड अलग-अलग कलर में हमने इसे कैटेगराइज़ किया। सो ये जो इंडेक्स है, ये जिस भी कलर में रुकेगा, उस कलर के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ये इक्विटी का वैल्यूएशन बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे ना ट्रैफिक सिग्नल की तरह रिलेट कर सकते हैं। जभी भी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है, तो हम क्या करते हैं? हम चल पड़ते, वी गो, वी स्टार्ट आवर व्हीकल्स, हम आगे बढ़ते हैं। सो जब ये इंडेक्स भी ग्रीन पे आ जाए, अभी जैसे आप अगर नोटिस करेंगे, तो ये 104.3 दिख रहा है। तो जभी भी ये ग्रीन पे आ जाए, तो आप इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इक्विटी। अगर रेड में ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो हम रुक जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी रेड पे आ जाए, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर देना चाहिए। एंड जब ये येलो पे रहता है, तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल में हमें थोड़ा-सा कॉशियस होना पड़ता है, हमें हर तरफ देख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल ज़ोन जो येलो ज़ोन है, यहाँ पर आपको कॉशियस होना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अंधाधुंध इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको देख के, सोच-समझ के कुछ सर्टेन सेक्टर्स होंगे, कुछ सर्टेन थीम्स होंगे जो अच्छे दिख रहे होंगे या फिर एसआईपी, एसटीपी के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा ये इंडेक्स आपको बताता है, हेल्प करता है समझने के लिए। सो आई थिंक अगर मैंने ये इंडेक्स देख लिया हर महीने में एक बार, तो मेरा जो काम है वो आसान हो जाता है। मुझे फिर पी रेशियो, पीबी रेशियो और अलग-अलग रेशियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि ये कौन से कलर पे ये इंडेक्स है एंड मेरा काम हो जाएगा। ग्रीन है तो मैं इक्विटी में एक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक येलो पे सेकंड, है तो मैं कॉशियस रह सकता हूँ, जस्ट रेड पे है तो आई हैव टू स्टॉप। जस्ट वन मोमेंट भावेश जी, यस। सलीम जी का एक छोटा सवाल इसी चीज से रिलेटेड है कि आपने ये कैसे निकाला सर, एक हुँ। बार रिपीट करेंगे ये, तो सो ये, आप ये रेशियोज़ देख सकते हैं 4। हाँ ये ये 4 वैल्यूएशन है। रेशियोज़ को हमने कंबाइन किया है टू फॉर्म दिस इंडेक्स। चारों रेशियोज़ जो है 25% ईच वेटेज में है एंड पी हमने निफ्टी 50 का लिया है, पी भी हमने निफ्टी 50 का लिया है। मार्केट कैप टू जीडीपी पूरा देश का इसमें कवर हो जाता है, जीडीपी भी एंड मार्केट कैप हम टॉप 500 स्टॉक्स का लेते हैं एंड यील्ड गैप में हम लोग लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जीसेक यील्ड एंड निफ्टी यील्ड। तो इससे ये चारों रेशियोज़ आप 25% ईच वेटेज देके कंबाइन करेंगे, आपका ये वैल्यूएशन इंडेक्स तैयार हो जाएगा। अगर किसी का सवाल ये है कि आपने ये सिर्फ़ 1 या 2 रेशियोज़ क्यों नहीं ट्राई किया या अलग-अलग वेटेजेस क्यों नहीं ट्राई किया, तो ये जो है इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स ये 4 अलग रेशियो से इसलिए बना है ताकि इसको ईज़िली मैनिपुलेट ना हो, ताकि इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो एंड मैं आपको सबूत भी देता हूँ कि
पिछले 18 सालों से हम लोग अगर ये यूज कर रहे हैं 2005 से 2023 के बीच में, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा है? तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा है। जब जब ये इंडेक्स डार्क ग्रीन पे आया है, ऐसे पिछले 18 सालों में सिर्फ 9 बार ऐसा हुआ है जहां पर ये डार्क ग्रीन में आया है। तो डार्क ग्रीन में एवरेज रिटर्न 25%। सो जैसा मैं कह रहा था कि अगर ग्रीन पे आता है तो आप इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, जितना हो सके उतना आप पैसा डाल सकते हैं इक्विटी में। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम एंड दिस इज़ द रिजल्ट जो आप देख सकते हैं कि जब जब ये डार्क ग्रीन में आया है इन द लास्ट 18 ईयर्स, तो एवरेज 25% रिटर्न बने हैं वहां से 3 साल के पीरियड में। यानी कि वहां आपने इन्वेस्ट किया, अगले 3 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो 25% से कंपाउंड हुआ है आपका पैसा फॉर 3 ईयर्स। यानी कि 25%, 25%, 25%, दिस इज द काइंड ऑफ एवरेज रिटर्न्स जो जनरेट हुए। अगर मैं सिर्फ ग्रीन कलर पे इंडेक्स आया और मैंने इन्वेस्ट किया है तो एवरेज लगभग 16% है, विच इज नॉट बैड। 16% इज अ वेरी गुड रिटर्न। एंड अगर आप येलो जोन पे इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न बना है। सो जैसे कहा कि थोड़ा सा यहाँ कॉशियस होना जरूरी है। ओवरऑल इक्विटी मार्केट बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। कुछ सेक्टर, कुछ थीम बहुत अच्छे हो सकते हैं। एसआईपी का यूज ज्यादा कीजिए जब येलो पे रहता है, तो एसटीपी का यूज ज्यादा कीजिए, हाइब्रिड फंड्स का यूज ज्यादा कीजिए, असेट एलोकेशन स्कीम्स का यूज ज्यादा कीजिए, ऐसा ये डिनोट करता है। जब रेड पे रहते हैं तो एवरेज रिटर्न और थोड़ा गिर जाता है, 8.3% पे आ जाता है। एंड जब ये डीप रेड में रहता है, जहां पर हमने कहा कि यहाँ पर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो 3 साल का CAGR रिटर्न एवरेज इज 2.8% ओनली। यानी कि आपने इक्विटी में डेट से भी कम रिटर्न्स बनाए हैं, जो कि कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता। दैट इज द रीजन वाई हमने कहा था कि आपको इक्विटी से इन्वेस्टमेंट्स कम कर देना चाहिए ऐसे पीरियड में, या फिर वहां पर इक्विटी में ना इन्वेस्ट करे डीप रेड पीरियड में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक इससे आपको और समझ में आएगा कि क्यों ये इंडेक्स देखना जरूरी है, कैसे ये आपका काम आसान कर देता है, कैसे आपको इससे एक इंडिकेशन मिल सकता है डायरेक्शन का कि मैं ज्यादा पैसे डालूं, कम पैसे डालूं, किस तरीके से मैनेज करूं। सो ट्रू हैप्पीनेस इट ये अकर्स। ये इंडेक्स कहाँ मिलेगा, अगर आप ये बता सकते हैं? जी, तो सर ये इंडेक्स हम हर महीने पब्लिश करते हैं। हम हर महीने इसे फैक्ट शीट में पब्लिश करते हैं। तो आप फैक्ट शीट अगर ओपन करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फैक्ट शीट में, आपको ये इंडेक्स भी मिल जाएगा, आपको ये टेबल भी मिल जाएगा। दोनों चीजें हम पब्लिश करते हैं एवरी मंथ। सो दिस इज ऑन अ मंथली बेसिस। ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट कंफर्मेशन। और ये पब्लिश ऑनलाइन होता है, सबके लिए अवेलेबल है? सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक डेटा है। म्यूचुअल फंड्स की एक खासियत है कि बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑनलाइन होती है, वेबसाइट्स पे होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, इजीली अवेलेबल होती है। सो इसमें कोई छुपाने वाली एंड अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड वाली बातें ज्यादा नहीं होती। रिस्क है तो सामने बताया जाता है। अगर इसके अंदर कोई स्टॉक हमने लिया है, सामने बताया जाता है। एवरीथिंग इज ओपन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ग्रेट, अगर एक इस चीज का लिंक आप शेयर कर सके आफ्टर द ट्रेनिंग तो बहुत यस, अच्छा। ठीक है सर, बुक विल डू दैट। सकते हैं, our DRS can bookmark it and whenever they need it they can just go there and refresh it. ठीक है, श्योर सर, ओके। प्लीज प्लीज गो अहेड। सो एक चीज हो गई प्रॉब्लम डिस्कस करना जिसमें लोग माहिर होते हैं, सबको मजा आता है, सबका फेवरेट टाइम पास है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है गली में, क्या प्रॉब्लम चल रही है शहर में, क्या प्रॉब्लम चल रही है देश में, इंटरनेशनल में, ये सब डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आता है। बट सोल्यूशन मिलने में, सोल्यूशन पता करने में और ज्यादा मजा आता है। दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस। एंड हमने जैसे कहा हम आपको एक सोल्यूशंस बताएंगे। सो एक मैंने आपको सिंपल सा सोल्यूशन दिया ये पता लगाने के लिए कि इक्विटी महंगा है या नहीं, वैल्यूएशन समझने के लिए आसान से आसान तरीके से। अब मैं आपको जो दूसरा सोल्यूशन दूंगा इन्वेस्टमेंट का, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि एसआईपी क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझे इसका फुल फॉर्म भी देंगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। पर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे मैंने थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है चेंज किया है। एसआईपी को सिस्टमैटिक इंटेलिजेंट प्लान बताया है, बिकॉज दिस प्लान इज रियली रियली वेरी इंटेलिजेंट। तो मैं आपको इन चीजों से बोर नहीं करूंगा कि आपने इतने की एसआईपी की होती तो इतने साल में उसका इतना पैसा हो जाता। आई थिंक यू आर मोर देन क्वालिफाइड फॉर दोज काइंड ऑफ टॉक्स। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में एसआईपी का ट्रेंड क्या चल रहा है।
सो अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 7 years बिटवीन 2016 टू 2022 लगभग 22% से एसआईपी का ग्रोथ हुआ है सालाना। अगर मैं कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखूं तो लगभग 22% से। इस साल एसआईपी जो है 16,400 करोड़ ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस टच हो चुकी है। लास्ट 3 साल में ये फिगर डबल हो चुका है। 8,000 लगभग करोड़ से आज 16,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है एंड ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। वी आर गेटिंग सुपर्ब एसआईपी इनफ्लोस। लेकिन आज भी अगर मैं यूनिक इन्वेस्टर्स की बात करूं तो लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में हमारे यूनिक इन्वेस्टर्स है, यूनिक पैन होल्डर्स है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब एक गलती होती है जहां पर बहुत सारे लोग इसे कंपेयर करते हैं देश की टोटल पॉपुलेशन से। सो आपको ये सुनाई देगा कि देश की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है लेकिन सिर्फ 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, यानी कि बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है लेकिन ये नंबर्स गलत है। सही नंबर क्या है? पूरे 140 करोड़ लोग एलिजिबल ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं उन्हें इस डेटा का पार्ट ही नहीं मानता। देयर विल बी सम किड्स 18 के नीचे शायद वो खुद से इन्वेस्ट नहीं करते होंगे या उनके माँ बाप उनके नाम पे इन्वेस्ट नहीं करते होंगे या उनके पास शायद पैन कार्ड नहीं है इसलिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता होगा, वॉट एवर रीजन। सो वो मेरे इस डेटा से बाहर है। देयर विल बी मेनी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल जो जिनके खाने तक के पैसे नहीं है, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैसे सोचेंगे? सो वो भी मेरे इस डेटा का पार्ट नहीं होने चाहिए। अल्टीमेटली इस डेटा का पार्ट होना चाहिए ऑल द पैन कार्ड होल्डर्स। सो अगर मैं देखूँ लेटेस्ट पैन कार्ड डेटा 44 से 45 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं इंडिया में। अब इनमें से अगर मैं देखूँ लगभग 4 करोड़, 3.5 से 4 करोड़ लोग अगर यूनिक इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में तो लगभग 10% लोग हैं। आई थिंक दिस इज अ मोर रेलेवेंट डेटा देन 140 करोड़ में से 4 करोड़। फिर भी देखेंगे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग अभी तक इस माध्यम में आए नहीं। सो ये जो एसआईपी का फ्लोज है जो पिछले कुछ सालों में 22% से कंपाउंडेड बढ़ते जा रहा है, गोइंग फॉरवर्ड दिस ट्रेंड इज सेफ टू अज्यूम ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड का ग्रोथ देखूं तो 2012 में ये लगभग 8 लाख करोड़ था एंड 2023 में ये लगभग 48 लाख करोड़ है। यानी कि लगभग 11 सालों में 6 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई है। 6 गुना, 6 टाइम्स, यानी 600% का इसमें ग्रोथ आया है इन जस्ट 11 ईयर्स। लास्ट एक साल की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ कुछ इस तरीके से है, 40 लाख से लगभग 48 लाख करोड़ का इसमें इंडस्ट्री ग्रोथ हो चुका है। लेकिन इसमें पते की बात क्या है, आपके मुद्दे की बात क्या है? इसमें जो मुझे एनालाइज करना है वो कुछ ये है कि कितनी ऐसी एसआईपी है जो चालू तो हो रही है बट 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है, या 4 साल से ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है, या 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है एंड ये फिगर्स बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। ये हमें चेंज करना है क्योंकि लोग एड देख के, म्यूचुअल फंड सही है देख के, रिटर्न्स देख के, आप लोगों को शायद सुन के एसआईपी शुरू तो कर देते हैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, लेकिन क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या वो उसका फायदा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ले पा रहे हैं या नहीं? तो अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द एसआईपी को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे आप देखेंगे 38% एसआईपीज को लेस देन 1 ईयर, 24% एसआईपीज को लेस देन 2 इयर्स। सो 38 प्लस 24 आपका जो मेजॉरिटी है क्लोज टू 60% एसआईपी को 2 साल भी आज तक नहीं हुए। एंड अगर मैं 5 इयर्स से ज्यादा की एसआईपी की बात करूं तो सिर्फ 11% एसआईपी है जिनको 5 साल से ज्यादा हो चुका है एंड दैट इज द रीजन वाई हमें और इस फील्ड में और इस क्षेत्र में काम करना बाकी है। बिकॉज वी हैव टू एनकरेज पीपल कि आप अपनी एस जो शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है शुरू कर रहे हैं, उसे आप 5 साल से ज्यादा कंटिन्यू भी करिए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा। अनदर इम्पॉर्टेंट डेटा जो मुझे इससे पता चलता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एस ओपन कर रहे हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखेंगे 10 साल पहले और अभी में क्या फर्क आया है, तो 10 साल पहले जो है मोस्टली 45 से ज्यादा के एज वाले लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देते थे। उससे कम के एज वाले लोग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के माध्यम से तो इतना नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 19% और फिर 35%,
जो 35 एंड अबव एंड 45 एंड अबव थे। आज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ये रेशियो चेंज हो गया है। यंग पीपल आर कमिंग इन एंड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े माध्यम में। तो 25 से 35 जो एज ग्रुप है, यहाँ पर 25% लोग जो है इस एज ग्रुप से आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। 36 से 45 ये जो एज ग्रुप है, यहाँ पर 24% लोग यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड 45 प्लस बाकी के 35% तो है ही। सो आज जो है 25 से 35, 36 से 45 ये जो एज ग्रुप है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्रीज़ हो गए जो इस एज ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आपका जो टारगेट है, आज सिर्फ ओल्ड पीपल या मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स अबव 45 एज वाले या सीनियर सिटीजन्स नहीं है। आपका जो टारगेट है वो आज नए जो काम पे लगने वाले हैं, नए जो अभी कॉलेज खत्म करके स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला एज ग्रुप भी है। एंड ये एज ग्रुप बहुत फास्ट, दे आर नोन फॉर क्विक डिसीजन टेकिंग। ये जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी इनको समझ में आती है चीज़ें, ये जल्दी बहक भी जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे अगर हम देखेंगे कि हमारे लिए रिटायरमेंट के मायने भी बहुत बदल चुके हैं। हमें एक ज़माना था जहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब था कि 4 धाम की यात्रा करो और बस घर पे बैठे रहो, वॉक करने जाओ एंड खत्म। बट आज जो है लोग रिटायरमेंट पे हॉलिडेज़ पे जाना चाहते हैं, हॉबीज़ एन्जॉय करना चाहते हैं, फैमिली को गिफ्ट देना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो शायद आप अपने जब आप काम कर रहे थे एक्टिवली तब आप नहीं कर पाए। लेकिन ये तभी ही पॉसिबल है अगर आपके पास बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हो एंड आपके पास उतना पैसा जमा हो कि आप इसे एन्जॉय कर सकें। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है रिटायर्ड पॉपुलेशन का वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमने देखा अगर एसआईपी एक सॉल्यूशन है, तो एसआईपी इन सब प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सो अगर आप देखेंगे 60 प्लस पॉपुलेशन सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पेंशन है, कोई रेंट है, कोई तरीके की इनकम है। अगर आप मेल एंड फीमेल का वर्किंग देखेंगे तो 60 के ऊपर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल वर्किंग एंड वो इसलिए नहीं काम कर रहे क्योंकि शौक है। वो इसे काम कर रहे हैं बिकॉज़ शायद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। एंड 70 साल के ऊपर के लोग 60% ऐसे लोग डिपेंडेंट है अपने किसी क्लोज रिलेटिव पे, अपने बच्चों पे या किसी संस्था पे। जो कि अच्छे फिगर्स नहीं है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स लगभग 23 करोड़ लोग रिटायर होने वाले। तो आप जस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने सारे लोगों को इस प्लानिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, इस एसआईपी की ज़रूरत पड़ने वाली है कि लगभग 15 से 18% आज की जो पूरी पॉपुलेशन है, उतने लोग जो है अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले, which number comes to roughly around 23 crore। सो इन लोगों को तैयार करना है सो दैट ये जो है किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इनके पास खुद की सेविंग्स हो अपने रिटायरमेंट के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एसआईपीज आर वेरी वेरी नेसेसरी। अब एसआईपी के अंदर बस एक दो जो है चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। वन ऑफ द चैलेंजेस इज कि गारंटी नहीं है रिटर्न्स की एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग पीछे हट जाते कि नहीं रिटर्न्स की गारंटी नहीं है तो फिर हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमारा कितना रिटर्न्स बनेगा, कैसे पता चलेगा। जो कि आई एग्री कि अगर गारंटी नहीं है चीज़ों की तो थोड़ा-सा डर तो रहता ही है, ख़ासकर अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो डर ज़्यादा रहता है। तो हमने सोचा कि लोगों के मन की जो इनसिक्योरिटी है कि मेरे कितने पैसे बनेंगे अगर मैं इतने साल रखूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? ये सारी चीज़ों के लिए क्या हम कोई हल निकाल सकते हैं? तो हमने फ्रीडम एसआईपी एक सॉल्यूशन सोचा है। ये एसआईपी ही है, लेकिन इसमें एक एडेड बेनिफिट है। इसमें एक एडेड बेनिफिट कुछ इस तरीके से है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, वो ऑन अ पर मंथ बेसिस ये आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एसआईपी खत्म होगी, आपका मंथली कैश फ्लो फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले प्रोडक्ट की। तो फ्रीडम एसआईपी जैसे मैंने कहा ये एक एसआईपी ही है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी स्कीम लेते हैं, आप वहाँ पर एसआईपी करते हैं और एसआईपी जितने भी आप साल करते हैं, उतने साल तक
ये पैसे जो है इन्वेस्टेड रहते हैं और उस पर्टिकुलर फंड के इसमें रिटर्न्स बनते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25-30 साल के बाद इसमें जो भी पैसा जमा हो जाता है, वो पैसा एक दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, जिसका रिस्क थोड़ा-सा कम हो। क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती है, शायद आपको उतना रिस्क ना लेना हो, तो आप एक कम रिस्क वाले स्कीम में इसे पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर आप एसडब्ल्यूपी का यूज़ कर सकते हैं। अभी आई डोंट नो कितने लोगों को एसडब्ल्यूपी पता होगी। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। जैसे आप एसआईपी में हर महीने बैंक अकाउंट से पैसे फंड में डालते हैं, वैसे एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने फंड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, ताकि आप उसे यूज़ कर सकें, खर्च कर सकें। आप उसे अपने कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये एसडब्ल्यूपी फीचर। तो फ्रीडम एसआईपी एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ नॉट एनी डिफरेंट थिंग, एसआईपी ही है, पर एसडब्ल्यूपी के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। इससे आपको क्या करना है, आपको इसमें अपना एसआईपी का अमाउंट डिसाइड करना है कि मुझे कितनी की एसआईपी करनी है। आपको इसमें टेन्योर डिसाइड करना है कि आपको कितने साल के लिए ये एसआईपी करनी है, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 20 जो भी आपका टेन्योर है। एंड आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है कि आपको किसमें एसआईपी करनी है, सोर्स स्कीम और टारगेट स्कीम क्या होगी, यानी कि कहाँ से आपको एसडब्ल्यूपी चाहिए और एसडब्ल्यूपी की फ्रीक्वेंसी भी आप सेट कर सकते हैं, जो मोस्टली लोग मंथली सेट करते हैं। बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी सब फीचर देख लेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है 8 साल के लिए। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हर महीने आप आराम से 10,000 रुपए एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी है 8 साल के लिए, तो 8 साल खत्म होते ही आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी और जो आपके जमा किए हुए पैसे वहाँ से एसडब्ल्यूपी शुरू हो जाएगा, जहाँ से आप आराम से 10,000 रुपए महीना एन्जॉय कर सकते हैं। यही एसआईपी अगर आपने 8 के बदले 10 साल के लिए की, तो आप 15,000 रुपए तक हर महीने जो है आराम से एन्जॉय कर सकते हैं, कैश फ्लो अपने रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए। अगर यही एसआईपी आपने 12 साल के लिए की, यानी कि अपना टाइम पीरियड और बढ़ा दिया, तो आपको लगभग 20,000 रुपए तक आप हर महीने कैश फ्लो के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही एसआईपी और लंबे समय तक रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आप पर मंथ एन्जॉय कर सकते हैं अमाउंट, वो भी बढ़ते जाता है एंड 20, 25 और 30 साल में तो ये अमाउंट बहुत ही सुपर्ब दिखता है। जैसे कि अगर 30 साल की मैं बात करूँ, तो 30 साल में 10,000 की एसआईपी जो आपने की है, आप हर महीने 1,20,000 रुपए तक का अमाउंट कैश फ्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिना ये टेंशन के कि मेरा प्रिंसिपल को क्या होगा या मेरे पैसे कम हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, बिना इसकी ज़्यादा चिंता किए। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमने किए एंड उसके बाद में हमने ये आपको एग्ज़ाम्पल सेट करके दिया है कि कितने तक का अमाउंट अगर आप निकालते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सवाल बहुत ही कॉमन आता है कि क्या ये अमाउंट फिक्स है? तो ये अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप इतना अमाउंट तक निकालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा एंड ये जो भी अमाउंट आप डिस डिस फाइनली डिसाइड करेंगे एसडब्ल्यूपी का, ये अमाउंट फिक्स हो जाता है बिकॉज़ ये एक फीचर है। इसमें कोई आपका फंड का वैल्यू बढ़ गया तो अमाउंट बढ़ जाएगा या फंड का वैल्यू कम हो गया तो अमाउंट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अमाउंट एसडब्ल्यूपी है, ये फिक्स रहता है। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ 20-25 साल बाद मेरा कैश फ्लो कि मुझे इतना महीने रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैं एसडब्ल्यूपी के माध्यम से बहुत ही आराम से उसे डिसाइड कर सकता हूँ, बजटिंग कर सकता हूँ। मुझे ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि किसी महीने ज़्यादा मिलेगा, किसी महीने कम मिलेगा, किसी महीने 10 तारीख को मिलेगा, किसी महीने 20 तारीख को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है डेट, अमाउंट ये सारी चीज़ें फिक्स की जा सकती है एसडब्ल्यूपी के अंदर। और एक चीज़ लोग पूछते हैं कि कभी तक मुझे ये अमाउंट मिल सकता है, हर महीने जो मिल रहा है? तो हमने इसे रजिस्टर किया है टिल डिसेंबर 2099 2099 दिसंबर तक, क्योंकि वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। तो आप दिसंबर 2099 तक इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ऑन अ पर मंथ बेसिस। अगर 2099 दिसंबर तक ये पैसा खत्म नहीं होता है, तो जो भी अमाउंट बचा है आपके फंड में, वो वन टाइम आपको ट्रांसफ़र करके रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसमें तुरंत एक और सवाल आता है कि दिसंबर 2099 को तो अभी बहुत साल है। उस बीच अगर मैं नहीं रहा तो, मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो जो भी आपका नॉमिनी होगा,
उसे वन टाइम जितना भी आपका फंड वैल्यू है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे कि कोई भी नॉर्मल एसआईपी में होता है। तो जैसे मैंने कहा ये नॉर्मल एसआईपी ही है, बस इसमें एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि हमने इसमें एसडब्ल्यूपी भी साथ में कंबाइन कर दिया है। तो आपको ये पता रहेगा कि एसआईपी खत्म होने के बाद मुझे कितना अमाउंट मिल सकता है, एंड इससे आप अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट सुपर्ब तरीके से कर सकते हैं। इससे मेरी एक इनसिक्योरिटी भी साइड में हो जाती है कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा 15 साल बाद या 20 साल बाद, क्योंकि वो अमाउंट आज ही हम लोग फिक्स करके रख रहे हैं कि इतना अमाउंट मुझे 15 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद चाहिए। इस तरीके से आप प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एंड आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं फ्रीडम एसआईपी के माध्यम से, जिन्हें शायद इन्वेस्टमेंट्स इतना अच्छे से नहीं समझ में आता। इसके साथ-साथ एक लेटर भी मिलेगा आपको। ये लेटर में आपको पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होगा कि आपने कौन से स्कीम में एसआईपी की है, कौन से समय से कौन से समय तक की है, कितने अमाउंट की है, कब ये एसआईपी खत्म होगी, कब आपका कैश फ्लो आना शुरू होगा, कौन से तारीख से शुरू होगा, दिसंबर 2099 इसका लास्ट डेट होगा। ये सारा जो है आपको कलरफुल एक हार्ड कॉपी आएगा इन्वेस्टर को, एंड उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होगी। तो लोगों को ये भी अविश्वास नहीं होना चाहिए कि खाली बोलने के लिए बोल दिया है, बट एक्चुअली में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी होगी, ये हमारे लेटर हेड पे ही है, एंड दैट इज़ व्हाई इससे भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो आप एज़ अ सॉल्यूशन पेश कर सकते हैं फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। अनदर टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करना था कि बहुत लोग है ना स्मॉल कैप फंड से घबराते हैं, या कुछ-कुछ लोग स्मॉल कैप फंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो थोड़े से फैक्ट समझते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के, बिकॉज़ स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या कोई भी कैटेगरी हो म्यूचुअल फंड की, आपको उसके बारे में फैक्ट जानना ज़रूरी है, ना कि रूमर्स या मिथ जो सुनी-सुनाई बातें हैं उसके अलावा। फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या बोलता है? फैक्ट ये बोलता है कि भले ही कोई भी फंड हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जो भी रैंकिंग है, म्यूचुअल फंड की रैंकिंग आप देखते होंगे, ये चेंज होती रहती है। अगर मैं 5-5 साल के हिसाब से देखूँ, तो जो रैंक 1 था 2013 में लार्ज कैप फंड, 2013 से 18 के रिटर्न्स के हिसाब से, वो 18 से 23 के हिसाब से भी रैंक 1 होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका रैंक कुछ और हो सकता है। मिड कैप में भी वही है, स्मॉल कैप में भी वैसा ही है। तो आप पास्ट रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़ दीजिए। क्योंकि आज अगर आपको कोई फंड टॉप पे दिख रहा है, आगे के 5 साल बाद, 10 साल बाद भी वही टॉप पे होगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको फंड्स सिलेक्ट करने से पहले रिटर्न्स को बिल्कुल भी ज़्यादा मायने नहीं देने चाहिए। दूसरा, अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी कि 10 साल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो स्मॉल कैप की एसआईपी जो है लार्ज कैप की एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट की है अभी तक। तो हमने ये नोटिस किया है कि 1.5-2%, 3% कभी-कभी रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप और लार्ज कैप की एसआईपी के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो लंबे समय की एसआईपी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पर अगर कोई 2, 3, 5 साल के लिए एसआईपी कर रहा है, तो नॉट नेसेसरी कि रिटर्न ज़्यादा ही होंगे, कम भी हो सकता है बिकॉज़ ये सेक्टर में वोलेटिलिटी उतनी ही हाई है। सो स्मॉल कैप 10 ईयर एंड अबव का प्रोडक्ट आप मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो। अनदर चीज़, जो लोग बहुत डरते हैं कि नहीं-नहीं स्मॉल कैप नहीं करना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप का, कि आपने अगर मान लो स्मॉल कैप उस दिन शुरू किया, जिस दिन से मार्केट गिरना शुरू हुआ, अगर स्मॉल कैप की एसआईपी, तो भी आपके रिटर्न ओवर अ 10 ईयर पीरियड इम्प्रेसिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2008 से 2017 के बीच में एसआईपी का रिटर्न स्मॉल कैप का लगभग 18% है, जबकि 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था। वही चीज़ अगर आप देखेंगे 2011 में भी इंडियन मार्केट्स लगभग 25% से गिरे थे। तो अगर मैं 1 मई 2011 पे मैंने एसआईपी शुरू की होती स्मॉल कैप में, पर 10 साल तक मैंने एसआईपी कंटिन्यू की होती, तो मेरे एसआईपी रिटर्न लगभग 14% है। अगर मैं 2018 से 5 साल का डेटा देखूँ, तो उस लगभग 17% का रिटर्न है और 2018 में स्मॉल कैप 40% से करेक्ट हुए थे। यानी कि वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो भी अगर आप स्मॉल कैप लेंगे, लेकिन आप उसे अगर 10 साल तक एसआईपी के माध्यम से कंटिन्यू करते, तो आपके रिटर्न्स खराब नहीं दिखते, आपके रिटर्न्स अच्छे ही दिखते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसे लंबे समय का प्रोडक्ट है, एसआईपी के माध्यम वाला प्रोडक्ट है, आपको उसी तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। अनदर सोल्यूशन जो आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं वो है हाइब्रिड स्कीम्स का। हम हाइब्रिड स्कीम्स को बहुत ही अंडररेट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर ध्यान इक्विटी की तरफ रहता है, स्मॉल कैप की तरफ रहता है, सेक्टर थीम पे रहता है। हाइब्रिड जो है ना वो धीरे धीरे करके छुपके छुपके से अपना पूरा काम करते रहता है। सो हाइब्रिड के अंदर मुझे ये ध्यान देना है कि हाइब्रिड स्कीम्स, पहली बात तो सारी स्कीम्स एक जैसी नहीं होती। ये नहीं कि उसका नाम अगर हाइब्रिड है या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उसके अंदर जितनी एएमसी है उन सबके सेम ही होंगे। उनमें भी बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आपको थोड़ा-सा पोर्टफोलियो लेवल पे घुस के आपको समझना ज़रूरी है कि ये लोग क्या करते हैं। वो फिलॉसफी ऑफ द फंड समझना ज़रूरी है, फंड मैनेजर का स्टाइल समझना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर गोइंग अहेड एंड रिकमेंडिंग एनी फंड, कि इसका रिटर्न्स अच्छा दिख रहा है, ये मैं रिकमेंड कर दूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आगे भी वही रिटर्न्स आएँगे। ये तो आपको पता ही है। हाइब्रिड से क्या होता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर लोगों को पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र या प्रोविडेंट फंड और एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट्स की आदत है, यहाँ पर लोगों का रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है। क्रिप्टो, इक्विटी, यहाँ के रिटर्न सुन-सुन के उनको लालच ज़रूर आ जाती है, पर ओवरऑल अगर एफडी, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड इसके रिटर्न्स के आसपास या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी रिटर्न बन जाए, तो भी लोग खुश होंगे। मेरा मानना ये है कि हमें इन्फ्लेशन को अपना बेंचमार्क रखना चाहिए। जो महँगाई का दर है, अगर आप उसे बीट कर पा रहे, तो इट इज़ अ गुड रिटर्न। सो महँगाई के दर को बीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एक हाइब्रिड फंड भी मोस्ट ऑफ द केसेस में महँगाई के दर को बीट कर सकता है। प्लस प्रोफेशनली मैनेजमेंट का आपको फ़ायदा तो मिलता ही है, और कभी इक्विटी में डालना है, कभी डेट में डालना है, कभी गोल्ड में डालना है, ये सारी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिंता फंड मैनेजर करेंगे। सो हाइब्रिड फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसे ही फंड के बारे में हाइलाइट करता हूँ, जो अपने कैटेगरी के बाकी फंड से बहुत अलग है, जैसे कि मल्टी एसेट कैटेगरी। सो अगर आप देखेंगे, पेड़ जो होते हैं, अगर आप घर पे लगाए या आप अपने शहरों में देखेंगे जो पेड़, और वही पेड़ अगर आप घने जंगलों में, ओपन एरिया में देखेंगे, तो उनमें आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। जो पत्तों का कलर है, क्वालिटी है, जो हाइट है, जो विड्थ है, ये हर चीज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड ये डिफरेंस का एक ही बेसिक सा रीज़न है, एक कारण है कि ओपन एरिया में, नेचर में, जंगल, फॉरेस्ट एरिया में इन्हें रिसोर्सेज़ बहुत अच्छे से मिलती है, बारिश अच्छी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, या फिर हवा वगैरह साफ़ होती है, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अलग और बेटर होती है। जबकि शहरों में ये सारी चीज़ें इन्हें नहीं मिलती, बहुत ही लिमिटेशंस रहती है या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं इन पेड़ों पे, साइज़ेज़ भी इतने बड़े नहीं हो पाते। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से लिमिटेशंस हटाएँगे, थोड़ा-सा ओपन रखेंगे चीज़ों को, तो आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एंड यहाँ पर ही हमारा आइडिया आता है हाइब्रिड के अंदर मल्टी एसेट कैटेगरी का। ये कैटेगरी में ख़ास बात क्या है? ये कैटेगरी की ख़ास बात है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करिए, डेट में करना है, डेट में करिए, गोल्ड में करना है, गोल्ड में करिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, वहाँ करिए, प्रेफ़रेंस शेयर्स में कर सकते हैं। आप इसके अलावा अलग-अलग ईटीसीडीज़ कर सकते हैं, आप कवर्ड कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, प्लस लार्ज, मिड, स्मॉल, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट का एग्जांपल लूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा कुछ निटी-ग्रिटीज़ जो मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर ली जा सकती है, जिससे इन्वेस्टर को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे सिल्वर भी है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, कोई-कोई फंड में ही दिखता है। इसके अलावा इस फंड में क्रूड ऑयल है, इस फंड के अंदर कॉपर है, ज़िंक है, एल्यूमीनियम है। इसके अंदर मैं ऐसे टाइप ऑफ कमोडिटीज़ ले सकता हूँ जैसे नेचुरल गैस हो गया, या क्रूड ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, जो कि मैं बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स में नहीं ले पाता। तो ईटीसीडीज़, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। बहुत बड़े पोर्शन में नहीं करूँगा क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी और रिस्क ज़्यादा होता है, बट मैं एक
स्मॉल एक्सपोजर ले सकता हूँ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, मैं इसमें भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये एक अगेन एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं जो मे बी सारे मल्टी एसेट फंड्स भी नहीं करते होंगे, तो इसीलिए आपको पोर्टफोलियो के अंदर झाँकना बहुत ज़रूरी है। प्लस इस फंड की एक और खासियत ये होगी कि ये इक्विटी टैक्सेशन देता है, जो सारे मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड नहीं देते। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो मेरा क्लाइंट है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो ऑडियंस सुन रही है, उनको कौन से टैक्सेशन से ज़्यादा लाभ हो सकता है। इक्विटी टैक्सेशन जो शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% है, या फिर एक डेट टैक्सेशन अदर देन इक्विटी टैक्सेशन जिसे कहते हैं, जहाँ पर उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उनको टैक्स लगेगा। तो जो 30% स्लैब में आता है उसे 30%, जो 20% पे आता है 20%, जो 5% पे आता है उसे 5%, और जो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है उनको टैक्स ही नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से भी आपको चॉइसेस बतानी ज़रूरी है। एचएनआईज़ को कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आएगा, एक रिटेल इन्वेस्टर को कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आएगा, कौन-सा टैक्सेशन ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा जो रिटर्न्स मैं देखता हूँ वो डेली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के बदले, या ट्रेलिंग रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं, आपको रोलिंग रिटर्न्स पे थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ रोलिंग रिटर्न्स मुझे ओवरऑल ओवरव्यू देते हैं, ओवरऑल पिक्चर देते हैं कि अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इस फंड में कोई भी दिन इन्वेस्ट किया होता, जब से ये फंड शुरू हुआ है 2002 से लेकर 2023 के बीच में, पर जिस भी दिन इन्वेस्ट किया उस दिन से कम 10 साल अगर इन्वेस्टेड रहा हो, तो उसको कितना रिटर्न बना है। कोई भी दिन इन्वेस्ट किया हो, लेकिन 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया हो, तो कितना रिटर्न बने। तो मिनिमम रिटर्न 7.5%, मतलब कि 7.5% तो मिनिमम मिले ही मिले, भले ही कितना ही वर्स्ट केस पीरियड हो, 2008 का क्राइसिस हो, या डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो, या कोविड हो। मैक्सिमम 27 मिला, तो चलो मैक्सिमम अगर आप साइड में भी रखें इसी कि रिलेटेड एक मैक्सिमम इज सवाल है समथिंग जो सबको नहीं मिलता। आवेश जी, इसी रिलेटेड एक सवाल है कि ईटीडीसी में डू ईटीसीडी, हाँ। ईटीसीडी में डू म्यूचुअल फंड्स मेक शॉर्ट पोजीशंस आल्सो? सर हमें नेकेड शॉर्ट पोजीशंस लेना अलाउड नहीं है बाय सेबी। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हेजिंग के लिए शॉर्ट पोजीशंस यूज कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं इन इक्विटी, बट ईटीसीडीज में हम लोग इस तरीके से नेकेड शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले सकते। सिर्फ हेजिंग के लिए जो किया है वो अलाउड है, हेजिंग के अलावा इट इज नॉट अलाउड। सो हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपोजर कि अभी मुझे लगता है कि यहाँ से तेल का भाव गिरने वाला है तो मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूँ क्रूड ऑयल में, ये अलाउड ही नहीं है बाय सेबी, सो हम नहीं ले सकते। Great. Please continue. And I think we are almost reaching near the end of our session, right, Bhavesh? यस, यस सर, 2 मिनट्स। Please. ओके, सो जैसे मैं कहा था, रोलिंग रिटर्न्स ये डेटा आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन ट्रेलिंग रिटर्न्स। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि ट्रेलिंग रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स कैसा दिखता है। रोलिंग रिटर्न्स आपको क्योंकि ओवरऑल पिक्चर देता है, तो आपको समझ में आता है कि कोई भी दिन इन्वेस्ट किया हो, पर 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहे हो, तो एवरेज रिटर्न मेरे 16% बने हैं इस पर्टिकुलर फंड में। जबकि अगर मैं वही निफ्टी 50 की बात करूँ, जो एक प्योर इक्विटी बेंचमार्क है, वहाँ पर 13% ही बने हैं। यानी कि एवरेज रिटर्न इसके ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं अगर 10 साल तक इस फंड को होल्ड किया हो तो। आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप हाइलाइट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि कितना रिस्क लेके कितना मुझे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके मिला है इन दिस पर्टिकुलर फंड एज़ अ एनालिसिस। इसके अलावा अगर आप ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लास्ट 10 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न दिखेगा 15.6%। इसका मतलब है कि 10 साल पहले एग्जैक्टली अगर इसी दिन किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तो आज उसका रिटर्न 15.6% रिटर्न है। 15 साल का रिटर्न 17.5% है, यानी कि 15 साल एग्जैक्टली 15 ईयर्स पहले इस दिन पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तो आज उसका रिटर्न 17.5% कंपाउंडेड बना है इन द लास्ट 15 ईयर्स। पर इस बीच में लोग कोई भी दिन आएंगे, कोई भी दिन जाएंगे, तो मुझे सबका ओवरव्यू नहीं मिलता, मुझे बस एक दिन का ही मिलता है, एंड दैट इज द रीजन वाई ट्रेलिंग रिटर्न्स कभी-कभी बहुत ज्यादा अच्छे दिख सकते हैं, कभी-कभी बहुत ज्यादा खराब दिख सकते हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ज्यादा फोकस आपका रोलिंग रिटर्न्स पे होना चाहिए रादर देन ट्रेलिंग रिटर्न्स पे। तो ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से हमारे फंड का लास्ट 21 साल का रिटर्न 21% है। 21% कंपाउंडेड रिटर्न्स जनरेट हुए हैं सिंस इंसेप्शन टिल 2023, विच इज सुपर डुपर हाई रिटर्न्स। पर क्या इसका मतलब ये है कि हर एक को 21% रिटर्न बने इस फंड में? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ बता रहा है कि जिसने फंड के एनएफओ पे डाले थे और अभी तक अगर होल्ड करके रखे तो उनको 21 बने। इस बीच में कोई
एक्स डे आया होगा, कोई वाई डे आया होगा, कोई 2004 में आया, कोई 2007 में आया, अलग अलग दिन आए होंगे, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आए होंगे, उनके रिटर्न्स अलग क्रिएट हुए होंगे। तो ये ट्रेलिंग रिटर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एसआईपी की जब मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो ऐसा नहीं कि हाइब्रिड फंड है तो आप एसआईपी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आप एसआईपी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एसआईपी में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर अगर इक्विटी पोर्शन ज़्यादा है तो हलचल इधर भी होगी, प्लस इसके अंदर तो गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटीज भी है, तो उसका भी आपको फायदा मिल सकता है कि कितना गोल्ड लेना है, कितना सिल्वर लेना है, एंड अल्टीमेटली मेरे एसआईपी के रिटर्न्स डिसेंट बन सकते हैं इन अ हाइब्रिड फंड ऑल्सो, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर फंड की जर्नी डे 1 से अभी तक अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी कि अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 5.5 करोड़ होती। अगर मैं प्योर इक्विटी बेंचमार्क में इन्वेस्ट करता जैसे निफ्टी 50 TRI, तो उसकी वैल्यू इससे आधे से भी कम होती इसी सेम पीरियड में। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडेक्स में पैसे डाले और आपका काम हो गया। अगर आप बहुत अच्छे से एक्टिव मैनेज कर सकते हैं गोल्ड, बाकी कमोडिटीज, इक्विटी और डेट के एक्सपोजर को, तो आप रिस्क भी कम कर पाएंगे सही टाइम पे एंड रिटर्न्स भी बढ़ा पाएंगे सही टाइम पे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको पोर्टफोलियो के अंदर घुस के फंड स्ट्रैटेजीज देखने के बाद ही समझ में आएगी। ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आएगा, सिर्फ रिटर्न्स देख के नहीं समझ में आएगा। सो फंड का रिस्कोमीटर हर जगह लिखा रहता है, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, नहीं लेता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे रह भी गए होंगे, क्योंकि आज जितना हमारे पास समय था, उस समय में मैं इतनी चीज़ें हाईलाइट कर पाया। लर्निंग इज नेवर एंडिंग, बहुत सारी और चीज़ें आगे भी कोशिश करेंगे आप तक लेके आने के लिए, जैसा फीडबैक आते जाएगा उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी, आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा। क्या हम ये पीडीएफ हमें मिल सकता है, ये प्रेजेंटेशन जो आप? बिल्कुल सर, इसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की है कुछ हमारे फंड प्रेजेंटेशन से है, कुछ अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ जो स्लाइड्स थे वो हमने एनालिसिस एंड रिसर्च किया है, कुछ फ्रीडम एसआईपी के स्लाइड्स है, तो आपको और कुछ एम्फी डेटा है, सो एम्फी के वेबसाइट पे ये इजीली अवेलेबल है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अभी हम थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि किसी का कुछ सवाल है और किसी को कुछ पूछना है तो वो हाथ उठा सकते हैं और मैं उनको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, ठीक है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? जिसने भी हाथ उठाया पहले, प्रीतम्स आईफोन, आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल है आपका? और इन द एक सेकंड, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही, एक सेकंड। इन द मीन टाइम केतकी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक फॉर्म ग्रुप में शेयर करें। सब लोग फीडबैक फॉर्म में बिल्कुल भरें और उसमें लिखें कि आपको क्या ये सेशन रिपीट में चाहिए। वो कमेंट एक मैंने छोड़ा है, एक थर्ड क्वेश्चन जो है कि अगर आपको ऐसा सेशन और चाहिए ऑन म्यूचुअल फंड, अगर आप हाँ बोलेंगे तो ही हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू। प्लीज फीडबैक फॉर्म को ध्यान से भरिए। प्रीतम भाई, आप बात कर सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। तो ये जो, जैसे मेरा सवाल आपसे है एंजल की टीम से, जैसे हम लोगों को, जैसे मान लो कि हम लोग किसी का म्यूचुअल फंड करा रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोगों को शेयरिंग वगैरह मिलेगी कि कैसे क्या काम होगा उसमें? आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। गाइस, तो अभी क्या होता है ना कि जो आप लोग कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट इज रिलेटेड टू इक्विटी ओनली, जितना मेरे को पता है। तो दिस सेशन इज फॉर नॉलेज पर्पस, बिकॉज नाउ डायरेक्ट एंजल इज प्रमोटिंग अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। यू ऑल नो, अगर आप लोग ऐप यूज करते हो तो यू, सो दिस इज अ बेनिफिट एंड यू कैन एंगेज मोर कस्टमर थ्रू म्यूचुअल फंड। आज के डेट में अगर आप कंटेंट, और एक्चुअली प्रीतम जी, आप जो बोल रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड, एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है। ये इसका जवाब आपके आरएम आपको और अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आलोक जी जो कह रहे हैं कि हम एजुकेशनल सेशन की तरह ले रहे हैं, जहां पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें एजुकेशनल कंटेंट के साथ, ठीक है? और आपका एग्जैक्ट जो सवाल है आपके आरएम को पूछिएगा, वो बता देंगे, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। जीवन भट्ट भाई, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। जीवन भट्ट जी। जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है जी, बताइए। नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का। हमारे जो आरएम है मिस्टर राहुल गर्ग, उनसे भी मेरी यही नाराजगी थी भाई, बात करने का मौका नहीं मिलता है, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बताइए। यही प्रश्न मेरे मन में है, क्योंकि सभी लोग यहाँ डीआरए हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि सारे एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलमोस्ट। कोई ऐसा तो नहीं है कि नौसिखिया है वो आया है और उसको बस सीखना है कैसे म्यूचुअल फंड बेचना है, कैसे इक्विटी बेचना है। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसको इंसेंटिव मिले। ये मेरी राहुल से भी बात हुई थी लास्ट टाइम कि भाई म्यूचुअल फंड, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो एसआईपी ले रहे हैं, राहुल आपको क्लियरली बता देंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर और मंथ मुझे कुछ नहीं मिलता है। और अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि यार एसआईपी लेना है, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि यार मत ले एसआईपी, इससे अच्छा तो इक्विटी मार्केट में आ जा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा बहुत अच्छा। मैं ये जो डीआरए के लिए मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में एसआईपी है जिसको हम बेच सकते हैं, जिसको क्लाइंट ले सकता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट जितने खुलने थे, अब एसआईपी बिकेगा। अब बिकेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये आप प्लीज बताइए मुझे एक बार। अरिंदम, आप हमारे साथ हैं। अरिंदम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में अरिंदम या सुदेश कोई भी अगर जवाब देना चाहे इस चीज का। या सो देखिए, एसआईपी से आप डीमैट अकाउंट ही खुलवाएंगे। सो हम लोग जो अभी ये सेशन ले रहे हैं, या इसका जो ऑब्जेक्टिव ही है वो है कि आप इक्विटी का कंटेंट बनाते हैं, उससे डीमैट अकाउंट खुलता है। आगे आप एसआईपी का भी कंटेंट बनाएंगे और म्यूचुअल फंड का भी कंटेंट बनाएंगे, उससे भी डीमैट अकाउंट खुलेगा। उसमें आपका जो जैसे अर्निंग शेयरिंग होता है हमारे एंजल से, आपको सेम शेयरिंग रहेगा, राइट। सो आपका जो नाराजगी है कि एसआईपी में कुछ मिलता नहीं है, वो नहीं होगा। आपको अर्निंग तो सेम ही मिलेगा, जो डीमैट खोलने का और बाकी फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का जो भी अमाउंट होता है। एंड इससे आगे जैसे अमराबा ने बोला है कि इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट अर्निंग के बारे में, तो आपको आरएम समझा देगा कि कैसे ये कैलकुलेशन। सो एक्चुअली थैंक यू अरिंदम फॉर क्लियरिंग दैट। जीवन जी, हम बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जिस चीज के बारे में सोच के डर रहे हैं वो डर वाजिब नहीं है, और वो डर का इलाज हमारे पास है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो राहुल से बात करें, उसको हम बता दिया गया है, इन सारे आरएम्स को बता दिया गया है कि क्या इसका उपाय क्या है और इसका क्या परिणाम है, क्या बाकी सारी क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली हम कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका जो डर है वो वाजिब नहीं है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया। हम आगे जा बढ़ते हैं। प्रमोद लिम्बोले जी, आपको मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बात कर सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी हेलो सर, गुड इवनिंग। जी एक्चुअली मैंने अभी आपका जो इंडेक्स देखा था, जिसमें हमें दिखाया गया है कि इक्विटी मार्केट में हम देख सकते हैं कि अभी वो मतलब अच्छा अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? जी। ओके, तो ये जो आपका जो इंडेक्स है वो हमें कब मिलेगा, मतलब कब कब कहाँ कहाँ पे और कैसे मिलेगा? भावेश जी, एक बार रिपीट कर दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो प्रमोद जी, आपने ये जो सवाल पूछा है इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रू एएमसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी मंथ फैक्ट शीट के अंदर ये पब्लिश होता है। सो हर महीने आप वहाँ पर फैक्ट शीट के अंदर ये देख सकते हैं कि इंडेक्स का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, एंड इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इक्विटी कितना एक्सपेंसिव है या चीप है फॉर इन्वेस्टिंग। ओके देन, ओके, ठीक थैंक है, यू। बाकी हम आपसे लिंक भी शेयर कर देंगे एंजल के माध्यम से, वेबसाइट के लिंक, फैक्ट शीट की लिंक। सो आप जस्ट उसे क्लिक करके एवरी मंथ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Sure, that will be great. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। थैंक यू। चैट में दिया हुआ है लिंक, एक बार और चैट में लिंक दे दिया जाए। केतकी, चैट में देखिएगा लिंक दिया हुआ है इस फैक्ट शीट का। अगर पॉसिबल Okay. उसको कॉपी करके एक बार और डाल दे। केतकी से रिक्वेस्ट है, केतकी हमारे टीम मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो कॉपी करके उस लिंक को फिर से चैट के ऊपर डाल दिया जाए। अकाउंट ओपनिंग बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं सर, उसके बारे में बात करेंगे हम। और किसी ने ये भी पूछा है कि डीआरए को सेबी रजिस्टर करवाने के बारे में सोचा जाए। सर, ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ये
जैसे आप सबको पता है एक डिस्कशन के अंदर है, और अभी इस पे कोई भी कमेंट करना फिलहाल इस प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं है। डीआरए को क्या बेनिफिट है इससे, जैसे मैंने कहा, बेनिफिट जैसे आपको मिल रहे हैं प्रेजेंटली, जिस तरीके के बेनिफिट मिल रहे हैं उस तरीके के ही बेनिफिट आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है ये आपको आरएम बता पाएंगे। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते, हम आपको इंडिविजुअल बता सकते हैं। बेनिफिट्स हैं, अभी अगर नहीं मिल रहे हैं लेकिन बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, तो आपके आरएम को ये बोल दिया जाएगा। ठीक है। आई लाइक टू ऐड वन थिंग अमरबा, ये जो आप लोग के जो सवाल है बेनिफिट्स क्या है, आप ये इमेजिन करो कि म्यूचुअल फंड एक एडिशनल प्रोडक्ट है जिसको आप बेच सकते हो और सिमिलर बेनिफिट मिल सकता है, राइट? आपको जो अभी बेनिफिट मिल रहा है इक्विटी के साइड से अकाउंट ओपनिंग का, सिमिलर बेनिफिट म्यूचुअल फंड में भी अकाउंट ओपनिंग का मिलेगा। उसके आगे का डिस्कशन आपका आरएम कर लेगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। ये पीपीटी जो है, पीपीटी जैसे ही हमें पीपीटी हमें मिलेगी भावेश जी की तरफ से, हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट सपोर्ट नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम बिल्कुल आपको ये पीपीटी या पीडीएफ जिस वर्जन में आएगा हम आपको दे देंगे। हरजीत सिंह का एक हाथ उठा हुआ है। हरजीत पाजी, मैंने आपको किया है अनम्यूट किया है। हाय सर, गुड इवनिंग। इवनिंग पाजी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया सर। सर मुझे एक फ्रीडम एसआईपी के रिगार्डिंग प्लस एक एनएवी से रिलेटेड एक डाउट है सर। बताइए ना प्लीज। फर्स्ट सर, फ्रीडम एसआईपी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई क्लाइंट है, अगर वो लाइक 10 ईयर उसने सेलेक्ट किया है टर्म, तो अगर वो 10 ईयर पे ना कर पाए, 5 ईयर पे कर पाए, 6 ईयर पे कर पाए, तो उसका कुछ पेनल्टी समथिंग कुछ ऐसा होगा सर उसमें? भावेश जी। जी, ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है ना कि जो कमिट किया है अगर वो पूरा ना कर पाए तो क्या हो जाएगा। करेक्ट। सो आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपका। तो पहली बात, जैसे नॉर्मल एसआईपी होता है, अगर आप नहीं भर पाते तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एसआईपी बंद हो जाती है। वैसे ही अगर आप फ्रीडम एसआईपी किसी भी वक्त नहीं भर पाए तो फ्रीडम एसआईपी बंद हो जाएगी। हमारे तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी, हम कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बिकॉज ये वैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। दिस इज अ सिंपल एसआईपी प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन बने इस प्रोडक्ट के माध्यम से, ना ही हमें उनको डराना है, ना ही उनको लॉक करके रखना है इस पर्टिकुलर एसआईपी फीचर में। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि उन्होंने अपना एसआईपी का टेन्योर पूरा किया, 8 साल 10 साल जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने उतने समय तक एसआईपी पूरी की, अब उनका एसडब्ल्यूपी, उनका कैश फ्लो उनको हर महीने मिलना शुरू है, पर किसी महीने उनको ज्यादा रिक्वायर्ड है या किसी महीने उनको पूरा पैसा निकालना है क्योंकि कुछ आ गई, इमरजेंसी आ गई, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो क्या वो कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो क्या उनको हम पेनल्टी मारेंगे या ऐसा कुछ? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके पैसे हैं, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। उनको पूरा चाहिए एक साथ, उनकी मर्जी, उनको थोड़ा थोड़ा करके चाहिए, उनकी मर्जी, किसी महीने थोड़ा ज्यादा निकालना है, उनकी मर्जी। पर एक चीज समझ लीजिए, अगर पूरा पैसा निकाल देंगे तो अगले महीने से फिर कैश फ्लो आना बंद हो जाएगा। अगर इसमें कोई एग्जिट लोड है तो वो आप जरूर देख लीजिए, निकालने से पहले वो फंड का एग्जिट लोड रहता है, फीचर में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है। अगर आप किसी महीने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए आपको 10-10 हजार आ रहे थे पर किसी महीने आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल दिए, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा पैसे निकालेंगे फंड में से तो फंड डिप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका 2099 तक फंड चलने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे, उससे पहले ही फंड की वैल्यू खत्म हो सकती है। तो ये कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। इसके अलावा रही बात चार्जेस की, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, जो भी फंड के आपके एक्सपेंस रेशियो है, दैट्स इट, डन। ओके सर, ओके सर। वन मोर क्वेश्चन सर रिगार्डिंग एनएवी सर, राइट? यहाँ पे से जो हमारी एसेट्स होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी ऑब्लिक, इसमें सर ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, होल्डिंग शेयर्स, सर कौन से शेयर्स होंगे सर? ये मतलब जिस एसेट्स में हम एलोकेट कर रहे हैं अमाउंट, वो वाले एसेट्स होंगे, या फिर जिस एसेट्स में मतलब हमारी जो म्यूचुअल फंड्स है वो पैसा लगा रहे हैं सर? वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो ये जो यूनिट्स है, ये तो यूनिट होल्डर्स है जो म्यूचुअल हाँ। फंड के हैं, और आप जिस असेट्स की बात कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड जिनमें पैसा लगा रहे हैं, ये वो असेट्स है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही होल्डिंग्स है जो म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच हरजीत जी। मुझे लगता है कि हमने सारे सवालों का जवाब दिया है,
और बाकी जो सवाल मुझे बार बार दिख रहा है चैट विंडो में कि सर एसआईपी में ब्रोकरेज या कमीशन मिलेगा, तो मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम डिटेल में इस तरीके के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसा अरिंदम ने कहा, बेनिफिट्स हैं और बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या है वो बेनिफिट्स, क्या हो सकता है, ये आपके आरएम आपको बताएंगे, लेकिन डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं। और इस म्यूचुअल फंड्स को इस्तेमाल करके आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, उस पे कंटेंट बनवा के, क्योंकि डीमैट अकाउंट जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है आप प्लीज ध्यान में रखें और इस तरीके का कंटेंट बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे इसमें। केतकी, क्या हम टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं यहाँ पे प्लीज? यस, हम दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं। यस, केतकी शेयर कर रही है। बाकी और कोई अगर सवाल नहीं है किसी का, तो मैं भावेश जी को धन्यवाद कहूंगा एंजल वन की टीम की तरफ से, एंजल वन डीआरएस की तरफ से, कि आपने इतना समय दिया, इतने अच्छे से हम सबको समझाया और इतना मन से हम सबको समझाया। थैंक यू सो मच भावेश जी फॉर गिविंग योर टाइम टू एंजल वन डीआरए एकेडमी। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मैंने लिंक शेयर किया है चैट पे भी। जी, अगर किसी को चाहिए वो कॉपी पेस्ट जरूर कर सकता है वो लिंक पे, डायरेक्टली आप फैक्ट शीट के पेज पे आ जाएंगे। जो भी लेटेस्ट फैक्ट शीट है उसमें आपको लेटेस्ट इंडेक्स मिल जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे भी अगर हमारे लायक कोई क्वेरी हो तो लेट अस नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, एंड कीप हेल्पिंग, कीप एजुकेटिंग, and all the best. Thank you so much. And we also hope to see you again, Bhavesh ji, because we intend to have these sessions on a regular basis. क्योंकि जैसा हमको समझ में आ रहा है कि जितना कंसिस्टेंसी दिखाएंगे हम कंटेंट में, जितना कंसिस्टेंसी हम नॉलेज शेयरिंग में दिखाएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस भी बढ़ेगा। करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा बिल्कुल आप समझ लीजिए दैट चीजें ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है। देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क हियर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप वो रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, एंड सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें या फिर किसी और को सलाह दें। तो आप जितना नॉलेज आपका इंक्रीज होगा, आप उतनी अच्छी बेटर एडवाइस दे पाएंगे किसी को भी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच भावेश जी।